मैं डॉक्टर इरशाद खानम स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज मैं आपको भागीदारी यानी कि साझेदारी संविदा अधिनियम 1932 के अंतर्गत जो फर्मों का विघटन दिया है उसके बारे में बताऊंगी। आज मैं आपको ये बताऊंगी कि जो फर्म के विघटन के तरीके हैं, जो प्रकार है, उनमें जो आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर विघटन है और जो सूचना के द्वारा विघटन है वो किस प्रकार से होता है। आज मैं आपको उसके 2 तरीके बताने वाली हूँ। इसके पहले की वीडियो अगर आप मेरे देखेंगे तो मैं आपको फर्म के विघटन के जो तरीके हैं उसके 2 जो पॉइंट थे वो मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो इसको देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कोने में एक बेल आइकन दिया गया है, आप उसको क्लिक कर दें। देखिए, फर्म के विघटन के ढंग या तरीके। तो भारतीय भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 40 से 44 में फर्म के विघटन की विभिन्न परिस्थितियों को 5 भागों में विभाजित किया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला है करार के द्वारा विघटन, धारा 40 के अंतर्गत। फिर है अनिवार्य विघटन, धारा 41 के अंतर्गत। फिर आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर विघटन, धारा 42। सूचना द्वारा विघटन, धारा 43 और न्यायालय द्वारा विघटन, धारा 44। तो इसके पहले की वीडियो में मैं आपको करार द्वारा विघटन और अनिवार्य विघटन बता चुकी हूँ। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर कैसे एक फर्म का विघटन हो जाता है, धारा 42 के अंतर्गत। यदि भागीदारी या भागीदारों के बीच विपरीत संविदा न हो तो निम्न घटनाओं के घटित होने पर फर्म का विघटन हो जाता है। पहला, निश्चित अवधि के व्यतीत होने पर। यदि किसी फर्म का निर्माण निश्चित अवधि के लिए किया गया है तो उस अवधि के समाप्त होने पर फर्म का विघटन हो जाएगा। यदि इस अवधि के समाप्त होने पर भी भागीदार कारोबार को चालू रखते हैं तो फिर ऐसा माना जाएगा कि उन्होंने विवक्षित रूप से उस अवधि को बढ़ा दिया है तथा सब भागीदारी इच्छाधीन भागीदारी मानी जाएगी। तो भागीदारी को विघटन करने की जो आकस्मिक घटनाओं घटित होने पर जो भागीदारी खत्म होती है तो उसमें पहला है हमारा निश्चित अवधि के व्यतीत होने पर। जैसे किसी भी फर्मों का अगर निर्माण ये सोचकर किया गया है कि केवल हम 2 वर्ष के लिए इस फर्म का निर्माण कर रहे हैं, तो जैसे ही 2 वर्ष पूरा होगा फर्म का विघटन अपने आप हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बावजूद भी सारे लोग मिलकर भागीदार जो हैं वो फर्म को 2 साल के बाद भी चालू रखते हैं तो फिर ये माना जाएगा कि उन्होंने विवक्षित रूप से मतलब आचरण द्वारा उस कारोबार को आगे चलाने की सहमति दे दी है। सेकंड पॉइंट हमारा है उद्यम या उपक्रम के पूर्ण होने पर। यदि फर्म का निर्माण किसी विशेष उद्यम या उद्यमों तथा विशेष उपक्रम या उपक्रमों के लिए किया गया है एवं उस उद्यम या उपक्रम का कार्य पूर्ण हो जाता है तो फर्म का विघटन हो जाता है। अगर किसी एक विशेष कार्य के लिए फर्म का निर्माण किया गया है तो जैसे ही वो कार्य संपन्न होगा वैसे ही फर्म का विघटन हो जाएगा। परंतु यदि भागीदारों ने ये विपरीत करार किया है कि कारोबार बाद में भी चालू रखा जाएगा तो फिर फर्म का विघटन नहीं होगा। एग्जाम्पल देख लें, जैसे ABC ने एक फर्म का निर्माण किया व ये निश्चित किया कि फर्म तब तक चलती रहेगी जब तक खान में से माल निकलता रहेगा। ऐसी फर्म का उस समय विघटन हो जाएगा जब खान में से सारा माल निकल चुका हो। अगला है किसी भागीदार की मृत्यु हो जाने पर। यदि कोई विपरीत संविदा ना हो तो किसी भागीदार की मृत्यु में सामान्यतः फर्मों का विघटन हो जाता है, बशर्ते कि यदि भागीदारी निश्चित अवधि के लिए है या निश्चित उपक्रम के पूरा होने तक के लिए है तो फर्म का कारोबार चलता रहता है तथा भागीदारी का विघटन होता है, फर्म का विघटन नहीं होता है। देखिए, किसी भागीदार की मृत्यु हो जाने पर फर्म का विघटन कैसे होगा तो उन्होंने कहा है कि किसी भी भागीदारी की मृत्यु हो जाने के पश्चात सामान्यतः फर्म का विघटन हो जाता है। लेकिन अगर
भागीदारी या फर्म का निर्माण एक निश्चित अवधि के लिए किया गया है या एक निश्चित कार्य को पूरा करने के लिए किया गया हो, तो किसी एक भागीदार के मरने पर भागीदारी खत्म हो जाती है, लेकिन जो फर्म है वो समाप्त नहीं होती है। फर्म का काम तब तक चलता रहेगा जब तक कि वो निश्चित अवधि पूरी नहीं हो जाती है या जो काम उन्होंने लिया है वो काम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता है। तो यहाँ भागीदारी जो है इस प्रकार से समाप्त नहीं होती है। यहाँ विपरीत संविदा का अर्थ ये है, जहाँ मैंने बार बार कहा है कि भाई विपरीत संविदा ना हो तो यहाँ पर विपरीत संविदा का मतलब ये होता है कि भागीदार करार करते समय या बाद में ये निश्चित कर सकते हैं कि किसी भागीदार की मृत्यु पर फर्म जो है वो समाप्त नहीं होगी, या अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके किसी विधिक प्रतिनिधि को भागीदार बना दिया जाएगा। तो ऐसा करार अभिव्यक्ति भी हो सकता है, मतलब आचरण द्वारा भी हो सकता है और लिखित भी हो सकता है। अब हम इसका अगला वाला पॉइंट देखते हैं। किसी भागीदार के दिवालिया न्याय निर्णीत हो जाने पर यदि विपरीत संविदा नहीं है तो किसी भागीदार को न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किए जाने पर फर्म का विघटन हो जाता है। यहाँ पर भी आपको स्पेशल ये बात ध्यान में रखना है, धारा 41 में सभी भागीदार जो हैं वो एक को छोड़कर सभी भागीदारों के दिवालिया संबंधी प्रावधान है, जिसमें फर्म का अनिवार्य विघटन होता है तथा विघटित करार द्वारा ही इस विघटन को नहीं रोका जा सकता। इसके पहले हमने धारा 41 में भी यही पॉइंट पढ़ा था कि दिवालिया हो जाने पर, तो 41 में जो हमने पढ़ा था तो उसमें ये था कि भागीदार या एक को छोड़कर अगर सभी भागीदार दिवालिया हो जाते हैं तो अनिवार्य रूप से जो है फर्म का विघटन हो जाएगा। जबकि धारा 42 में इसकी विपरीत संविदा है। अगर विपरीत संविदा किसी ने करी है तो किसी भागीदार के दिवालिया होने पर भागीदारी विघटित नहीं होती है तथा कम से कम 2 को छोड़कर शेष में से कोई भी सभी दिवालिया होते हैं तो धारा 42 के प्रावधान लागू होते हैं। और जबकि धारा 42 में यदि विपरीत संविदा होती है तो किसी भागीदार के दिवालिया होने पर भागीदारी विघटित नहीं होती है। तो यहाँ सीधा सा ये कह रहा है वो कि धारा 41 के अंतर्गत अगर सारे भागीदार दिवालिया घोषित हो जाते हैं तो फर्म का विघटन हो जाएगा, लेकिन धारा 42 के अंतर्गत जो हमारी आकस्मिक घटनाओं के घटित होने पर विघटन है, यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर न्यायालय द्वारा कोई विपरीत संविदा ना हो और न्यायालय द्वारा अगर दिवालिया घोषित कर दिया गया तो फर्म का विघटन हो जाएगा किसी भी भागीदार के दिवालिया घोषित होने पर। अब हम इसी में हमारा अगला वाला भी देख लेते हैं, सूचना द्वारा विघटन, जो धारा 43 के अंतर्गत दिया गया है। यदि फर्म इच्छाधीन भागीदारी है, अब इच्छाधीन भागीदारी किसे कहते हैं, तो आप अगर वो इसके पहले वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ मैंने आपको एक जगह समझा भी दिया है कि इच्छाधीन भागीदारी जो है वो कब कहलाती है और कहाँ कहलाती है। तो अब हम देखते हैं कि जो इच्छाधीन भागीदारी है, अगर इच्छाधीन भागीदारी है तो उस कंडीशन में फर्म का विघटन, तो वहाँ किसी भागीदार द्वारा फर्म का विघटन अन्य सभी भागीदारों को फर्म के विघटन करने के अपने आशय की लिखित सूचना देकर किया जा सकेगा। अगर इच्छाधीन भागीदारी है तो वहाँ पर कोई भी भागीदार जो है अगर फर्म का विघटन करना चाहता है तो अन्य सभी भागीदारों को फर्म के विघटन करने की अपने आशय की जो सूचना है वो सभी को लिखित सूचना दे के वो फर्म का विघटन कर सकता है। सूचना कैसी होनी चाहिए, तो इस प्रकार सूचना द्वारा विघटन के मामले में निम्न बातें महत्वपूर्ण। कौन कौन सी बातें होनी चाहिए? पहली, सूचना द्वारा विघटन केवल इच्छाधीन भागीदारी का ही किया जा सकेगा। धारा 7 में इच्छाधीन भागीदारी वह है जिस भागीदारी फर्म के अस्तित्व के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं है या फर्म के खत्म होने का कोई तरीका उस भागीदारी करार में उपबंधित नहीं किया गया है। देखिए, इच्छाधीन भागीदारी कौन सी भागीदारी होती है? इच्छाधीन भागीदारी वह भागीदारी होती है जिसमें फर्म के अस्तित्व के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की है कि फर्म जो है वो कब तक के लिए हमने बनाई है, और फर्म का जो विघटन है उसका कोई तरीका भी अगर करार में नहीं दिया गया है तो इसका मतलब होता है
कि हम अपनी इच्छा से कभी भी उस फर्म को विघटित कर सकते हैं। इस प्रकार यदि किसी भागीदारी फर्म में अवधि निश्चित हो तो उस फर्म का विघटन 42 के अनुसार होगा। यदि अवधि निश्चित नहीं है तो उस फर्म का विघटन 43 के अनुसार होगा। दूसरा पॉइंट है, सूचना फर्म के विघटन के आशय की होनी चाहिए, अर्थात सूचना में ये अभिव्यक्त हो कि ये सूचना देने वाला भागीदारी फर्म का विघटन चाहता है। मतलब आप जब अगर सूचना दे रहे हो तो भागीदारी जो फर्म है उसके विघटन की सूचना आपको देनी है। ऐसा नहीं कि आप उसके अंदर और भी कुछ चीज़ों को सम्मिलित कर रहे हो। बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होना चाहिए कि आप किस बात की सूचना दे रहे हो। अगला है, ऐसी सूचना केवल फर्म के वर्तमान भागीदार द्वारा ही दी जा सकेगी, अर्थात यदि फर्म के पूर्व भागीदार द्वारा सूचना दी जाती है तो धारा 43 में वह सूचना नहीं मानी जाएगी। वर्तमान समय में जो फर्म के भागीदार हैं उन्हीं की सूचना को सूचना माना जाएगा। अगला है, ऐसी जो सूचना है फर्म के सभी वर्तमान भागीदारों को दी जानी चाहिए। अभी तो हमने ये देखा कि जो वर्तमान भागीदार है वही सूचना देगा, लेकिन सूचना देना भी किसको है? तो सूचना ऐसे व्यक्तियों को देनी है जो कि वर्तमान समय में फर्म के भागीदार हो। इस धारा में विघटन तब प्रभावी माना जाएगा जब विघटन के आशय की सूचना लिखित में फर्म के सभी वर्तमान भागीदारों को दी जाए। अगला है, सूचना लिखित, स्पष्ट, बिना शर्त व अंतिम हो। धारा 43 की सूचना प्रभावी तभी होगी जब वह सूचना लिखित हो, स्पष्ट हो, बिना शर्त के हो तथा अंतिम हो। विघटन की तारीख वह होगी जो विघटन के नोटिस में दी गई है। यदि नोटिस में कोई तारीख नहीं दी गई है तो विघटन उस तारीख से माना जाएगा जिस तारीख को सूचना सभी भागीदारों को संसूचित की गई है। अब ये कहा गया है कि भाई सूचना दे दी गई, लेकिन विघटन कब माना जाएगा? तो विघटन जो है वह तब माना जाएगा जब विघटन का जो नोटिस में दिनांक डाल दी गई हो। अगर दिनांक डली है तो उस दिन से माना जाएगा कि फर्म का विघटन हो गया। अगर दिनांक नहीं है तो फिर जिस दिन सारे भागीदारों को सूचना प्राप्त हो गई है उसी दिन उसका विघटन माना जाएगा। अगला हमारा पॉइंट है, फर्म के विघटन की सूचना यदि प्रस्ताव के रूप में है तो वह धारा 43 में अपेक्षित सूचना नहीं होगी। अगर प्रस्ताव के रूप में दी गई है कि मैं ऐसा प्रस्ताव दे रहा हूँ कि हम इसको समाप्त कर दें, तो ऐसी सूचना जो है वो सूचना नहीं मानी जाएगी, वो केवल फर्म के विघटन का प्रस्ताव माना जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जो है फर्म के विघटन के अगले वाले 2 पॉइंट को देखा है। अगले वाले वीडियो में हम न्यायालय किस प्रकार से फर्म का विघटन करता है उसका अध्ययन करेंगे। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक, कमेंट्स और शेयर करते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया।